ये जो छोटी सी केचप की सैशेट आप हर दिन अपने समोसे, सैंडविच या नूडल्स में यूज करते हो, कभी सोचा है कि ये छोटी सी पैकेट के पीछे कितना बड़ा बिजनेस छुपा होगा? 2025 में इंडियन सॉसेस, ड्रेसिंग्स और कॉन्डिमेंट्स का मार्केट की वैल्यूएशन है अराउंड $34.49 बिलियन और ये मार्केट 6.76% के कॉम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। इस मैसिव इंडस्ट्री में एक ऐसा ब्रांड है जो बिना ज्यादा नॉइज किए क्वाइटली एक्सपेंड कर रहा है और आज ये इंडियन केचप किंग बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ वीबा की। वीबा की लेट एंट्री के बावजूद ये किसान और मैगी जैसे इंडिया के इमोशनल लेगेसी ब्रांड्स को पीछे छोड़ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वीबा के फाउंडर विराज बल के फादर राजीव बल ने ही फन फूड्स की शुरुआत की थी। इसे बाद में जर्मन बेस्ड डॉक्टर ओटकर ने एक्वायर कर लिया और आज भी फन फूड्स इंडियन मायोनीज मार्केट को डोमिनेट करता है। ऑन द अदर हैंड, वीबा की वैल्यूएशन अराउंड 1900 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन कैसे विराज ने एक फेल्ड रेस्टोरेंट बिजनेस को वीबा में कन्वर्ट कर दिया और आज के दिन विराज को इंडिया का सॉस किंग भी कहा जाता है। लेकिन क्यों? एंड मोर पॉपुलरली ये शार्क टैंक सीजन 4 के जज भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वीबा ने ऐसा क्या किया जो दूसरे ब्रांड्स नहीं कर पाए? वो कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसके साथ इस ब्रांड ने इंडियन किचन तक अपनी जगह बना ली? आज वीबा का बिजनेस मॉडल समझेंगे और इसे डिकोड करेंगे एंड मेन इंपोर्टेंटली सीखेंगे कुछ बिजनेस लेसंस जो आप आपके बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। The way we look at sauces, let me put it that way. पहले हम एक ही घर पे बनाते थे 2-3 चीजें डाल के, but now the amount which is there in the market, and where Biba is today. The amount of hard work I did in my failed restaurant business and my somewhat successful sauce business is exactly the same. हर सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे एक जर्नी होती है और वीबा के फाउंडर विराज बल की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। जब विराज बचपन से ही फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड थे और ये अपने फादर की फन फूड्स की फैक्ट्री रिपीटेडली विजिट करते थे। ये अपने फैमिली बिजनेस को लेकर बहुत पैशनेट थे। लेकिन ऑन द अदर साइड इनके फादर राजीव बल ने इन्हें इंसिस्ट किया कि ये अपने आप को पहले प्रूव करें कि ये फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए विराज ने सिंगापुर पॉलिटेक्निक से मैरीन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली और एक रेप्यूटेड मर्चेंट नेवी कंपनी ज्वाइन की। 2002 तक उनकी सैलरी 3 लाख रुपीज पर मंथ हो चुकी थी, जो उस समय के लिए काफी इंप्रेसिव थी। ये डेडिकेशन देखकर फाइनली 2002 में उनके फादर ने फन फूड्स में उन्हें ज्वाइन कर लिया और वहीं से इनकी रियल जर्नी फूड बिजनेस के अंदर फॉर्मली स्टार्ट हुई। जिसके बाद विराज की लीडरशिप के अंडर 2002 से 2008 तक फन फूड्स ने तेजी से ग्रो किया और यह ब्रांड एक इंडियन हाउसहोल्ड नेम बन चुका था, स्पेशली इन मायोनीज एंड स्प्रेड सेगमेंट। इस ग्रोथ के दौरान जर्मनी की एक ग्लोबल जेंट जिसका नाम था डॉक्टर ओटकर, जो वर्ल्ड वाइड बेकिंग पाउडर, फ्रोजन पिज्जा और केक मिक्स के लिए फेमस थी, अब वो इंडियन मार्केट में अपना ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार इंडियन टेस्ट को मैच करने में फेल हो रही थी। तो डॉक्टर ओटकर को एक ऐसे इंडियन ब्रांड की जरूरत थी जो ऑलरेडी लोकल टेस्ट और मार्केट को डीपली समझता हो और उनकी नजर तभी फन फूड्स पर पड़ी। वैसे तो फन फूड्स की शुरुआत 1983 में राजीव बल ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर की थी और 2008 तक ही फन फूड्स के 25 इयर्स हो चुके थे और ये एक प्रॉफिटेबल स्केलेबल कंपनी बन चुकी थी जो मायोनीज और ड्रेसिंग कैटेगरी में लीडरशिप पोजीशन होल्ड कर रही थी। और फिर फाइनली 110 करोड़ रुपीस में डॉक्टर ओटकर ने फन फूड्स को 2008 में एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन के बाद विराज स्क्रैच से अपना खुद का स्टार्ट करने की सोच रहे थे और 2011 में विराज ने उनका खुद का एक रेस्टोरेंट चेन ओपन किया जिसका नाम था पॉकेटफुल। ये एक इंडियनाइज्ड लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट था जिसमें नान पॉकेट्स, पनीर और मसाला फ्राइज थे। ये उस वक्त एक न्यू कॉन्सेप्ट था, कस्टमर्स इनके फूड को पसंद कर रहे थे। विराज के पास एक अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट मिलना ये इंडिकेट नहीं करता है कि इससे ग्रेट बिजनेस बन सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए राइट लोकेशन, मार्केटिंग और ऑपरेशन की जरूरत होती है। विराज का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इनकी फूड चॉइसेस और बैकएंड्स में ये ओवर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे और साथ ही ये अपने रेस्टोरेंट्स रैपिडली एक्सपेंड कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस सिर्फ 4 साल में विराज ने 6 आउटलेट्स ओपन कर दिए थे, जिसमें से 3 तो प्रॉफिटेबल थे, लेकिन फिर भी ये बिजनेस रन नहीं कर पा रहे थे। और फिर फाइनली इनके ऑलमोस्ट सेविंग्स खत्म होने के बाद जब थिंग्स वर्कआउट नहीं हो रहे थे तो उन्होंने फाइनली इस रेस्टोरेंट चेन को बंद करना पड़ा। जब विराज का रेस्टोरेंट वेंचर बंद हुआ तो उन्होंने अपने फेलियर से सीखने की कोशिश की और सबसे बड़ी इंसाइट जो मिली वो ये थी कि इंडिया में हाई क्वालिटी सॉसेस की सीरियसली कमी थी। नान पॉकेट्स और मसाला फ्राइज जैसे प्रोडक्ट्स तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब सीजर ड्रेसिंग या साउथ वेस्ट चिपोटले जैसे सॉसेस चाहिए होते थे तो वो या तो इम्पोर्टेड मिलते थे या लोकल ऑप्शंस का टेस्ट इनकंसिस्टेंट था। अब आयरनी ये थी कि विराज के फादर ही फन फूड्स के फाउंडर थे, जिसे 2008 में जर्मन फूड जेंट डॉक्टर ओटकर ने एक्वायर कर लिया था। लेकिन उसके बाद विराज का उस बिजनेस पर कोई कंट्रोल नहीं था। उन्होंने क्लियरली देखा कि इंडियन होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कैफेस को एक लोकल सप्लायर की जरूरत है जो ग्लोबल लेवल का टेस्ट, क्वालिटी और हाइजीन दे सके, और ये गैप अब तक किसी ने प्रॉपर्ली कवर ही नहीं किया था। विराज के पास प्रोडक्ट का आइडिया था, मार्केट की समझ थी, लेकिन पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपनी वाइफ को कन्विंस किया और लिटरली अपना घर बेच दिया, सिर्फ इस विजन के साथ कि अगर इंडिया में बेस्ट क्वालिटी सॉस कोई बना सकता है तो वो मैं हूँ। और फिर 2013 में उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री सेटअप की जिसमें हाइजीन जोन्स, मेटल डिटेक्टर्स और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब्स थे। सब कुछ ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेट हुआ। एडवाइजर्स बोल रहे थे कि इतना इन्वेस्ट मत करो, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लो, लेकिन विराज ने इन सबको इग्नोर करके एक ही प्रिंसिपल फॉलो किया, अगर मेरी फैमिली ही ये सॉस पसंद नहीं करेगी तो मैं मार्केट में एक्सपेक्ट कैसे करूंगी लोग इसे पसंद करेंगे। इसी फिलोसफी के साथ विराज बल ने वीबा की जर्नी शुरू की। फैक्ट्री सेटअप के तुरंत बाद उन्होंने अपना पहला मेजर क्लाइंट डोमिनोज
डोमिनोज पिज्जा को टारगेट किया, लेकिन ये डील इतनी आसान नहीं मिली। विराज ने लगभग 6 महीने तक हर हफ्ते 5 बार डोमिनोज के गुड़गांव ऑफिस के चक्कर लगाए, और वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। एक पॉइंट पे रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें क्रेजी गाय कहकर पहचाना शुरू किया, लेकिन इस परसिस्टेंस का रिजल्ट ये निकला कि वीबा को उनका पहला B2B ब्रेकडाउन मिला, और वो था 20 टन ऑफ मायोनीज का ऑर्डर, जो उस वक्त उनकी फैक्ट्री का 1 महीने का टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। आज वही क्वांटिटी वीबा सिर्फ 20 मिनट में प्रोड्यूस कर लेता है। B2B सेगमेंट का ये एंट्री पॉइंट वीबा के लिए गेम चेंजर बना, जहाँ से उन्होंने डोमिनोज के बाद स्टारबक्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, KFC जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को सर्व करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे वीबा टॉप QSR चेन्स का एक ट्रस्टेड B2B सप्लायर बन चुका था। और जब विराज ने देखा कि उनका प्रोडक्ट किचन से लेकर बोर्डरूम तक पसंद किया जा रहा है, अब टाइम है रिटेल गेम चेंज करने का। लेकिन केचप और रेगुलर कॉन्डिमेंट्स का मार्केट तब ऑलरेडी सैचुरेटेड था। किसान, मैगी, हेल्थ जैसे प्लेयर्स ने शेल्फ में अपनी जगह बना रखी थी, इसलिए विराज ने एक डिफरेंट अप्रोच लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वीबा को एक प्रीमियम इंटरनेशनल स्टाइल ब्रांड बनाएंगे, जो सीजर ड्रेसिंग, साउथ वेस्ट चिपोटले, BBQ, हनी मस्टर्ड जैसे सॉसेस ऑफर करेंगे, जो उस वक्त इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था। उनकी यूनिक ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, ग्लोबल फ्लेवर्स और मॉडर्न ब्रांडिंग ने रिटेलर्स को इम्प्रेस कर दिया, और कई रिटेलर्स ने वीबा को एक इंटरनेशनल ब्रांड समझना शुरू किया, और इसे एक प्रीमियम शेल्फ में जगह मिल गई, जहाँ टिपिकली ओनली इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स रखे जाते थे। ये परसेप्शन ने ब्रांड के अराउंड एक एस्पिरेशन वैल्यू क्रिएट कर दिया, और जब अर्ली अर्बन कस्टमर्स ने क्वालिटी टेस्ट किया, तो वीबा का वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग ऑर्गेनिकली ग्रो होने लगा, और स्लोली ये ट्रस्ट बन गया। तब वीबा ने स्ट्रेटेजिकली डेली यूज सॉसेस जैसे टोमेटो केचप, चाइनीज चिली सॉस, शेजवान एंड मेयोनीज कैटेगरी में एंट्री ली, क्योंकि 2024 तक ये $4.7 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी थी, जो 9.56% CAGR से ग्रो कर रही थी। लेकिन इन लेगेसी ब्रांड्स ने ऑलरेडी केचप मार्केट में अपनी जगह बना रखी थी, तो वीबा ने यहाँ पे भी क्वालिटी गेम खेला। उन्होंने वीबा के सॉसेस को नो आर्टिफिशियल कलर, नो सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स जैसे क्लीन लेबल पोजिशनिंग के साथ लॉन्च किया, जो हेल्थ कॉन्शियस अर्बन कंज्यूमर्स के लिए परफेक्ट था। और यही रीजन था कि सिर्फ 3 साल के अंदर वीबा रिटेल मार्केट का एक एस्टेब्लिश ब्रांड बन चुका था। आज वीबा के पास 300+ SKUs है, और ब्रांड ओवर 700+ सिटीज में अवेलेबल है। एंड इंटरेस्टिंगली वीबा के कई और सॉसेस भी है, जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्रीमियम इमेज बनाने के बाद भी वीबा ने अपनी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रखी, ताकि हर कंज्यूमर इस ग्लोबल टेस्ट को अफोर्ड कर सके। विराज का गोल शुरू से भी सिंपल था, और वो ये था कि इन्हें कोई सॉस एम्पायर बिल्ड करना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बिल्ड करना है जिससे ये इनके बच्चों को प्राउडली सर्व कर सके। विराज ने वीबा के रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग बनाए कि कस्टमर अननोइंगली उनके सॉसेस ऑलरेडी डोमिनोज, KFC, बर्गर किंग जैसे आउटलेट्स में ट्राई कर चुके थे। और जब लोगों ने ये बॉटल्स रिटेल स्टोर्स में देखा, तो उन्हें टेस्ट और पैकेजिंग दोनों फेमिलियर लगे, और वहीं से ब्रांड ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ। वीबा ने अभी कंसिस्टेंसी, हाइजीन और सेफ्टी स्टैंडर्ड से लोगों का ट्रस्ट जीत लिया, बिना किसी बड़े सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के। विराज का लॉजिक सिंपल था, अगर प्रोडक्ट यूनिक और हाई क्वालिटी का ना हो, तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल्स होंगे, लॉन्ग टर्म में तो लॉस ही होगा। इसी वजह से उन्होंने अपना B2B बिजनेस पहले स्ट्रॉन्ग बनाया। वीबा के पास अपना इन हाउस R&D लैब है, जहाँ प्रोडक्ट पे मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं, ताकि टेस्ट और सेफ्टी कंसिस्टेंट रहे। वीबा ने वायरल कैंपेस में भी मिनिमल स्पेंड किया, लेकिन आज क्या खाओगे जैसे कैंपेस ने एक रिलेटेबल हाउसहोल्ड क्वेश्चन क्रिएट करके लोगों के साथ कनेक्ट किया। वीबा, आज क्या खाओगे? ब्रांड फ्लैशी एड्स के बजाय प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और इनोवेटिव पे फोकस करता है, और यही अप्रोच ने इन्हें सॉस इंडस्ट्री में एक लॉन्ग टर्म प्लेयर बनाया। एंड मेन इंपॉर्टेंटली, वीबा ने अपना एक अलग पाथ डिजाइन किया कि ये पहले B2B सेगमेंट में ऑपरेट करेंगे, बाद में ये B2C सेगमेंट में एंटर करेंगे। इनका विजन क्लियर रहने की वजह से आज ये इस क्लटर्ड मार्केट में अपनी एक अलग पोजीशन बना रखी है, जिसने B2B और B2C मार्केट को कैप्चर कर लिया। वीबा के रिटेल सक्सेस के पीछे असली सीक्रेट तो उनका स्ट्रॉन्ग ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। विराज बल खुद कहते हैं कि वी डोंट रिलाई ऑन D2C हाइप, वी बिल्ट एन ओल्ड स्कूल बूट्स ऑन द ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वीबा की टीम पर्सनली रिटेल स्टोर जाके पूछते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को पिच करके इन्वेंटरी सप्लाई करते हैं, और शॉपकीपर को कन्विंस करते हैं कि ये वीबा ट्राई करे। ये प्रोसेस स्लो था, लेकिन स्केलेबल और सस्टेनेबल था। इसी ग्राउंड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन के दम पर आज वीबा 1 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल है। इनके सेल्स ब्रेकअप भी इंटरेस्टिंग है, जिसमें 70% जनरल ट्रेड, 20% मॉडर्न ट्रेड और बाकी का 10% ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स ब्रांड्स आपस में बांट लेते हैं। यानी बिना किसी मार्केटिंग ब्लिट्स के वीबा ने क्वालिटी और डीप डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इंडियन सॉस मार्केट में अपनी एक सॉलिड जगह बना ली। एंड मेन इंपॉर्टेंटली, वीबा की लास्ट फंडिंग 2019 में की गई थी, जिसके बाद वीबा ने कभी फंडिंग के लिए सोचा भी नहीं। आज के दिन वीबा 1900 करोड़ का ब्रांड बन चुका है, और आज के दिन विराज बल वीबा के लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है, जो कंपनी का 38.92% स्टेक होल्ड करते हैं। और अगर ब्रॉडर इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडियन सॉसेस एंड कॉन्डिमेंट्स मार्केट की वैल्यूएशन है अप्रोक्स $34.49 बिलियन, जो 6.76% CAGR से ग्रो कर रही है। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी वीबा का कोई प्रोडक्ट ट्राई किया है? क्या यह टेस्ट आपको जेन्युइनली डिफरेंट लगा? आपके एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपके किसी दोस्त को सॉस का क्रेज है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में।